लोगों के मन में ये सवाल है कि प्रभु श्री राम अपने भव्य राम मंदिर में कब विराजमान होंगे। आप तो रोज पूजा अर्चना करते हैं, आपको पूरी जानकारी होगी। इस वर्ष भगवान राम अस्थाई मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। उसके पहले त्रिपाल में रहे जी। त्रिपाल में 28 वर्ष तक रहे और 28 वर्ष तक तमाम झंझा बातों को झेलते हुए और यह प्रतीक्षा रही कि निश्चित है कि भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, उसमें रामलला विराजमान होंगे। अब तारीख नजदीक आ गई है। आप समझो कि मंदिर के जब आकार तैयार हो चुके हैं उसका, तो केवल ऊपर के भाग बनना है। जब वहाँ इंजीनियरों से और यहाँ ट्रस्ट के लोगों से विचार परामर्श हुआ तब कहा कि दिसंबर 2023 को मंदिर बन जाएगा, रामलला से विराजमान हो जाएंगे। ये हमारी बात है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आए, तब उस समय लोगों के मन में इच्छा थी कि जल्दी जल्दी मंदिर बने और उन समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को जो भाषण दिया था, अयोध्या वासियों को सब याद है। और मुझे जैसा कि हमारे पूज्य आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज ने बताया है, हमको पूर्ण विश्वास है कि 2024 के चुनाव से पहले जो डेट हमारे पूज्य आचार्य जी ने दिया है, उस डेट में हम रामलला को प्रथम तल में, जहां पर रामलला पहले विराजमान थे, नव्य दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान कर देंगे। हाँ। भगवान राम सबके हैं, किसी पार्टी के नहीं। भाजपा का थोड़ी कॉपीराइट है, संघ के थोड़ी कॉपीराइट है, लेकिन जिसने मेरे लिए किया उसकी बात तो करेंगे। ये लोग क्यों नहीं बात करते थे जब हमको इनकी जरूरत थी? जब मुझको इनकी जरूरत थी तब तो इन्होंने बात नहीं किया, तब तो इन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया, तब तो इन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। तब तो कहते थे राम काल्पनिक थे, 20-20 वकील खड़े कर देते थे। ये कहते थे मंदिर नौजवान जाते हैं। अभी जिस प्रकार से राहुल गांधी हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए थे, मैंने उनसे सवाल पूछा था, जब प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा था कि महाराज जी इनको आशीर्वाद दीजिए, ये देश के प्रधानमंत्री हो। हमने कहा हम लोग क्या आशीर्वाद दे सकते हैं? जो जिनके आराध्य टेंट में बसते हैं वो मंदिर में है, और ये क्या आपको आशीर्वाद देंगे? अरे हमारी तो यही इच्छा है कि भव्य दिव्य मंदिर बने। जीएसटी ये बताता है कि लोग खर्च कर रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार के पास पैसा आ रहा है, लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे बड़ा पैमाने पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जान लौट रही है? ये दावा कैसे? जब भी जीएसटी, इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका मतलब कि वस्तु, उत्पाद और सेवाएं कहीं न कहीं जब वो अधिक मात्रा में व्यय हो रही होंगी तभी तो जीएसटी का कलेक्शन आएगा। विगत 4 महीनों में कलेक्शन थोड़ा डाउन था, फिर भी 1 लाख करोड़ से ऊपर था। 1,41,000 करोड़ रुपए अप्रैल के महीने में था, क्योंकि सबको पता है कि अप्रैल के महीने का अंत आते आते कोविड की दूसरी वेव ने बहुत भयानक रौद्र रूप धारण कर लिया था और उससे झटका लगा। उसके बाद ये पिछले 6 महीने का सबसे बेहतर औसत है, जिसमें कि 1,30,000 करोड़ आए। तो यानी यह संकेत दिखाता है कि कोविड की दूसरी वेव ने जो एक गहरा आघात दिया था भारत को, भारत की अर्थव्यवस्था को, उसमें से अब रिकवरी की यह शुरुआत हुई है। और हमें उम्मीद है कि अक्टूबर में 1,30,000 करोड़ दिखा है। दीपावली पहले सप्ताह में है नवंबर के, तो हो सकता है नवंबर के आंकड़े जो आएंगे वो और बेहतर होना चाहिए। तो मैं इसे अर्थव्यवस्था की सुधार या रिकवरी की दिशा में एक सकारात्मक संकेत मानता हूं। सुधांशु जी, अगर जीएसटी बहुत अच्छा कलेक्ट हो रहा है तो ये जो आपकी महत्वाकांक्षी धन लूटन योजना है, जिसमें प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम 35 पैसे, जो आपका एक लकी नंबर आपने निकाल लिया है, सुबह उठते हैं और अखबार में देखते हैं लिखा हुआ आता है 35 पैसे, आज पेट्रोल के दाम प्रति लीटर बढ़ गए, डीजल के दाम प्रति लीटर बढ़ गए। जब जीएसटी में इतना ही आपको पैसा मिल रहा है, आपके इतने बड़े टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, तो इस धन लूटन योजना को आज धनतेरस के दिन भी आपने लागू किया। अरे प्रभु, दिवाली ब्रेक तो ले लेते, दिवाली की तो छुट्टी मना लेते 3 दिन की। आज भी धन लूटन योजना के तहत पेट्रोल के दाम 35 पैसे से बढ़े। अक्टूबर माह में अंजना जी, पेट्रोल के दाम दिल्ली में 7.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 8 रुपए प्रति लीटर से बढ़े। ये धन लूटन योजना कब बंद करोगे? और ध्यान रहे सुधांशु जी, और आपके सारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा,
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं ना, तो जो 1002 करोड़ प्रतिदिन एक व्यक्ति कमा रहा है, जो मोदी जी के खरबपति मित्र हैं, उसको भी वही भाव में तेल मिलता है, और जो 27 रुपए प्रतिदिन हिंदुस्तान का किसान कमा रहा है, उसको भी वही भाव में तेल मिलता है। तो आप सब लोग, पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी इज रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब वो निम्न आय वर्गीय लोगों को, मध्यम आय वर्गीय लोगों को ज्यादा चोट पहुंचाती है, और आपके मित्रों को जो 1002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, उनको कम चोट पहुंचाती है। जो लोग पटाखे बनाते हैं, जिनकी रोजी रोटी सिर्फ पटाखा उद्योग पर निर्भर है, उनसे जुड़ी खबर आप तक नहीं पहुंच पाती, वो लाखों लोग आज इस पूरे सीन से गायब हैं। आज इन लोगों की परेशानियों को जानने के लिए हम आपको राजधानी दिल्ली से 2635 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के शिवकाशी नाम के कस्बे में लेकर चलते हैं। इसे भारत में पटाखों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से कस्बे में करीब 20,000 करोड़ रुपए का पटाखा उद्योग चलता है। यहाँ के पटाखों के करीब 800 कारखानों में 5 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। यानी शिवकाशी का पटाखा उद्योग लाखों लोगों की रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस शहर में पटाखे के अलावा दूसरा कोई ऐसा उद्योग नहीं है कि इन 5 लाख मजदूरों को रोजगार मिल सके। पिछले करीब 100 साल से यहाँ पटाखों का कारोबार चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1922 में शिवकाशी के 2 भाइयों, जिन्हें नडार बंधु कहा जाता है, उन्होंने माचिस की फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया था। इसके लिए उन्होंने कोलकाता की एक फैक्ट्री में मजदूरों की तरह कई साल काम किया। 1926 में कोलकाता से काम सीखने के बाद पटाखा उद्योग शुरू किया, जो करीब 16 वर्ष की मेहनत के बाद एक बड़े पटाखा इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हो गए। 1942 में नडार परिवार स्टैंडर्ड फायर वर्क्स और श्री कालीश्वरी फायर वर्क्स नाम की पटाखों की कंपनियां बनाई, जो आज की तारीख में देश की 2 सबसे बड़ी पटाखा निर्माता कंपनियां हैं। इन कंपनियों के मुर्गा, मोर, घंटी, गिलहरी ब्रांड के पटाखे पूरे देश में जलाए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद पटाखों की राजधानी शिवकाशी में सन्नाटा है और यहाँ के 5 लाख मजदूर सदमे में हैं। आज हमने इन मजदूरों की बात देश तक पहुंचाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, ताकि इनकी कुछ मदद हो सके। हम अभी शिवकाशी में एक क्रैकर आउटलेट में हैं और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे फायर क्रैकर्स यहाँ पे डिस्प्ले में किया गया है, और यहाँ पे लोग लगभग 365 डेज ये क्रैकर इंडस्ट्री में काम करते हैं। शिवकाशी में मेजॉरिटी लोग ये क्रैकर इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ही नहीं है। और पर इस टाइम को हम देख रहे हैं कि 2 चीजें यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया है। एक है कोविड, और दूसरा है कई सारे स्टेट्स यहाँ पे बैन कर दिया है फायर क्रैकर के यूसेज। इसकी वजह से उनको बहुत ही बड़ा तकलीफ हो रहा है, और ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, अगर यहाँ पे क्रैकर्स का सेल्स नहीं होता है, तो इन लोगों के लाइवलीहुड बहुत ही तरीके से अफेक्ट हो जाएगा।